नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में देश सुरक्षित हाथों में? यह सवाल इसलिए क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जो जवाब दिया उसमें बीते 10 सालों के अंदर 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार के नजरिए को पेश किया। वो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे, पहला जिससे देश परेशान था और वो था आतंकवाद, दूसरा नक्सलवाद और तीसरा पूर्वोत्तर में उग्रवाद। क्या वाकई में 2014 में सरकार बनने के बाद तीनों मोर्चे पर सरकार या कहें कि देश सफल रहा तीनों के खात्मे के लिए? सवाल इससे इतर एक और, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में और उनमें हुई मौतों में 70% की कमी, क्या ये 370 की हटने के बाद वहां आवाम का हिंदुस्तान के साथ जुड़ना और आतंकवाद का वहां की सीमाओं से बाहर जाने का परिणाम है? सवाल इससे इतर एक और, क्या वाकई में भारत इतना मजबूत हो गया है कि कल कोई आंख उठाकर देखे तो फिर सीधी गोली मारी जाए? ये इसलिए क्योंकि गृह मंत्री कह रहे हैं कि आज भारत की गिनती अमेरिका और इजराइल के लिस्ट में होती है। क्या वाकई में बीजेपी सरकार ने आतंकवाद और आतंकवादियों को लगभग खत्म कर दिया है? और क्या भारत की मजबूती का प्रमाण रहा जो स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के ऊपर? सुरक्षित हाथों में देश, इस बयान के मायने और जो कहा गया है कि 2026 तक देश नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा, उसके मायने क्या हैं? आज बात इसी पर। जो उन्होंने बयानबाजी की है वो राजनीतिक ज्यादा थी, होम मिनिस्ट्री के जो कार्यकाल है उसको लेकर कम थी। आप खाली विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने पे लगे हुए हैं। तो ये राजनीति, सरकारों को गिराने की राजनीति, इससे क्या लाभ हो रहा है देश का? मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। 21 मार्च 2025 को बयान और कहा गया है कि 21 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। आतंकवाद पर लगातार नकेल कसी जा रही है, लेकिन क्या पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बहाली उसी के जरिए, उसी दौर में आएगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एकलव्य सिंह जी हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, आपके साथ, क्या वाकई में आपको लगता है कि 10 सालों में, क्योंकि आंकड़े सब कुछ बयां करते हैं, आतंकवाद कम हुआ है, जम्मू कश्मीर में बहाली हुई है, नक्सलवाद तेजी से खत्म हुआ है, और क्या हम कह सकते हैं कि देश अभी सुरक्षित से ज्यादा सुरक्षित है? देखिए विजेंद्र जी, राजनीतिक बयानबाजी करना एक अलग बात होती है और वस्तुस्थिति अपने आप में देखना अलग बात होती है। और मैं तो बार बार एक ही बात कहूँगा कि सदन, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, वो हमारे लोकतंत्र के मंदिर हैं। वहाँ पे कम से कम झूठे आंकड़े नहीं देने चाहिए किसी को, और होना चाहिए कि तथ्य के साथ बात की जाए और उन तमाम तथ्यों पे भी बात की जानी चाहिए, और जो विफलताएं हैं उन पे भी बात की जानी चाहिए, विपक्ष की आवाज़ को भी सुना जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस देश का सीआरपीएफ के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ 14 फरवरी 2019 को। उसके अंदर हमारे करीबन 45 से अधिक सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। उस दौरान भी उसके बाद में जो वहाँ उस वक्त के राज्यपाल थे, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन था, राज्यपाल ने रक्षा मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से बात की थी, क्योंकि पैरामिलिट्री हमारे गृह मंत्रालय का अधीन आती है। तो उनके लिए कहा था कि साहब एयर मतलब इनको दिया जाए, कि एयर से इनको शिफ्ट किया जाए, जबकि उनको रोड के रास्ते से वहाँ पर ले जाया गया। और उस दिन दुर्भाग्य से हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर पूरे दिन तक शूटिंग कर रहे थे, जबकि आपको पता है देश के अंदर इतना दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर पूरे दिन वहां पर शूटिंग कर रहे थे, और उस शूटिंग के बाद में उन्होंने अपने तमाम वो वीडियोस और फोटोज भी जारी किए। तो ये एक बात है। उसके अलावा 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा उड़ी सेक्टर है, वहां पर भी सेना के जो मतलब नियंत्रण रेखा के पास सेना के कैंप पर हमला, और उसमें हमारे 19 जवान शहीद हुए थे। उसके अलावा पठानकोट एयरबेस के ऊपर 2 जनवरी 2016 को एयरबेस पर हमला हुआ, और उसके बाद में उस हमले के लिए जांच करने के लिए आईएसआई आई, तो आईएसआई को हमारा एयरबेस घुमाया गया। तो ये तो एक बानगी है।
और जहां तक बड़े बड़े दावे नहीं करना चाहिए, कोई भी सरकार अगर होती है तो सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि वो हमारी आंतरिक सुरक्षा का भी ख्याल रखे और हमारी बाहरी सीमाओं को भी सुरक्षित करे। अब मैं वापस आता हूं भाई, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जो बोला वो किसी राजनीतिक मंच पर नहीं बोला, सदन के अंदर बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला। आपने कहा कि झूठे आंकड़े पेश नहीं करने चाहिए। जरा बताइए, जो आंकड़े पेश किए उनमें से झूठा कौन सा है? मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति होगी, तो पूर्वोत्तर के अंदर शांति कैसे होगी मुझे बात बताइए। 2 साल से हमारा मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के अंदर 50 से 60 हजार जो लोग हैं आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए। वहां पर हमारे महिलाओं को नग्न निवस्त्र घुमाया जाता है। एक तो कारगिल हीरो की पत्नी को निवस्त्र घुमाया गया। कारगिल हीरो ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि मैं अपने देश की रक्षा करी, कारगिल के अंदर मैंने युद्ध लड़ा, लेकिन यहां पर मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। और एन वीरेंद्र सिंह ने उस दिन ही कहा था कि ऐसे हमारे सैकड़ों से अधिक वीडियो है जो हमारे संज्ञान में है। आप बताइए, आप पूर्वोत्तर और बताऊं मैं आपको कि हमारी असम पुलिस और मिजोरम की पुलिस के बीच में किस बात की झड़प हुई थी भाई? वहां पे हमारे 5-6 असम के जवान कैसे शहीद हो गए? अगर आपके पूर्वोत्तर में शांति लगती है तो उनके बीच में झड़प कैसे हुई? देश में पहली बार हुआ कि 2 राज्यों की पुलिस के बीच में झड़प हुई हो। तो आप देखिए, कृपा करके आप आंकड़ों पे अध्ययन कीजिए और आप ही अपने ही। ठीक है कर्नल देवानंद जी, भाई 3 इशू महत्वपूर्ण, आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में शांति। गृह मंत्री ने इस तरफ इशारा किया। आतंकवाद में मान रहा हूं कि कुछ बड़ी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो देश में आतंकवाद की और घटनाएं जम्मू कश्मीर से इतर नहीं हुई, बॉर्डर इलाके से इतर नहीं हुई। नक्सलवाद के लिए वो खुद कह रहे हैं अगले 1 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन पूर्वोत्तर हमेशा से एक जटिल समस्या रहा है। आपको लग रहा है वाकई में देश उस हिस्से में भी सुरक्षित है? मैं आपके जवाब देने से पहले इजाजत चाहूंगा कि जो मेरे साथी ने अभी कुछ फैक्ट्स बताए हैं, इन्होंने कहा है कि जो हमारी सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पे जिसके बाद बालाकोट हुआ था, उस हमले में कुछ हमारे जीवन सैनिकों का बलिदान हुआ और उसके बाद कुछ हवाई जहाज की चर्चाएं की। तो मैं इनको बता सकता हूं, उड़ी और उन दोनों को लेकर के सेना के मामले में जो पब्लिक डोमेन में जो बातें आती हैं, वो बातें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और वहां पर मैं ये मानता हूं कि भारतीय सेना उस समय जैसा भी हमारी परिस्थिति थी, मैं उस दौर के अंदर वहां रहा हूं। तो इस तरह की आप इल्जामात टीवी पे ना लगाएं, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जमीनी स्थिति का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि ईस्ट के अंदर शांति नहीं है, तो मैं इतना बता सकता हूं, जिस मणिपुर की आज देश चर्चा करता है, बड़ी अच्छी बात है। किसी भी नागरिक का मौत होना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आपने कहा कि 2 पुलिस स्टेट्स के बीच में कभी नहीं हुआ। मैं मेरे दौर की बात बता सकता हूं। 90 के दौर में हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर में आए दिन हमारे सामने ऐसे किस्से आते थे जब टेररिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। अब मैं आता हूं मुख्य बात पे कि जो अभी आज हमारे होम मिनिस्टर महोदय ने 3 बिंदु रखे हैं। पहला, उग्रवाद की बात मैं बता दूं, चाहे उग्रवाद हो, चाहे अपने दूसरे जो इससे जुड़ी हुई तंत्र की बातें हों, जो पिछले 10 वर्षों में मुझे अच्छी बात लगी एक सैनिक होने के नाते, वो ये है कि देश की मानसिकता में एक बदलाव आया 2014 के अंदर। अब वो बदलाव ये था कि 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और दूसरा था अगर कोई देश हमारी तरफ सीमा से बाहर से कोई आंख उठा के देखता है तो उसका जवाब बिल्कुल ईंट का पत्थर नहीं, हवाई जहाज से दिया जाएगा, जिसके ऊपर चर्चा कम हो तो अच्छा है। उसके साथ देखिए, आप सुरक्षा से जुड़ी बातें हम कर रहे हैं, आंकड़े आपके देश के सामने हैं। जम्मू कश्मीर में जहां आए दिन पत्थरबाजी हुआ करती थी, मैं तो उसका भुगत भोगी हूं, मेरे बहुत सारे साथी इसमें गंभीर हालत में घायल हुए हैं, और मुझे आज तक याद है कई जवान वहां से इस चीज का वो मारे गए उस पूरे तंत्र के दौर में। तो जो आज एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं होती है, मैं भारतीय सेना और आप सबको बधाई देना चाहूंगा। दूसरी बात, आए दिन हर चौथे दिन वहां एक कैलेंडर निकलता था जो पाकिस्तान से प्रायोजित लोगों द्वारा, और भारत के अंदर जो उग्रवादी ओवरग्राउंड थे जिनको जेल में होना चाहिए था 15 वर्ष पूर्व, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए देखे जाते थे, जिन्होंने हमारे सैनिकों का सरेआम कत्ल किया था। तो देखिए, वो जो कैलेंडर बंद हो गया कश्मीर के अंदर। तीसरी बात जो कहते हैं आंकड़े की बात, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। जम्मू कश्मीर में स्थिति आज
काफी हद तक कंट्रोल में है। और रही बात ये कंट्रोल होने के कारण मानसिकता, एक बात है, दूसरी बात इसके ऊपर जो काम हुआ है देश में, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और वो काम क्या है? वो बॉर्डर की जो हमारी सुरक्षा नीति है, बॉर्डर के ऊपर हमारा जिस प्रकार से तंत्र हमने एक्टिव किया है, देखिए इतना बड़ा देश है, होंगे जरूर। नक्सलवाद पर आते हैं, नक्सलवाद पे मैं आता हूं, साल में खत्म करने की। जी जी, अभी कौन कौन से प्रदेश के अंदर नक्सलवाद है और वो किस लेवल तक है? क्या एक साल में खत्म हो जाएगा? देखिए मैं ये नहीं कह सकता, 1 साल या 2 साल का आंकड़ा नहीं कह सकता हूं, पर एक बात जरूर मुझे खुशी होती है देखते हुए, जैसे अभी मेरे साथी ने कहा कि कुछ सबसे बड़ा नंबर हमारा एक कोई एम्बुश के अंदर हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ है, पर मैं नहीं मानता हूं। अगर कुछ वर्षों पूर्व याद करें तो एक हमारे पूरे सरकार के मंत्रियों के साथ एक बड़ी उसमें बहुत ज्यादा क्षति हुई थी हमारे नागरिकों की, हो सकता है सैनिक ना हो, तो ये थोड़े झूठे आंकड़े नहीं आने चाहिए। और जहां तक इसकी नक्सलवाद की बात है, मैं एक बात बता सकता हूं, इन दिनों में जिस प्रकार से हमारी सीआरपीएफ, सेनाएं, सरकार और नागरिक एक सारे मिलकर जिस तरह से आजकल इनका खात्मा चल रहा है, और देखिए जो एक नक्सलवाद का एक जो था ना, ये अर्बन नक्सलवाद एक जो सबसे बड़ा हमारा देश के लिए खतरा था, मैं मानता हूं उसके भी नकेल कसी है। और देखिए नकेल कसने के साथ साथ अब जिस प्रकार से बड़ी संख्या में रोज उनको मारा जा रहा है हमारी सुरक्षा बलों द्वारा, तो मैं मानता हूं अर्बन नक्सल का जिक्र किया, तो मैं इनको बता दूं कि संसद के अंदर ही गृह मंत्रालय ने कहा कि अर्बन नक्सल जैसी कोई बात नहीं है। तो कृपा करके ये जो देखिए सुरक्षा विशेषज्ञ हैं जो राजनीतिक बात ना करें, जो बात संसद के अंदर नकारी जा चुकी है उसको ये स्थापित करने की कोशिश नहीं आपने अपनी बात रखी। एक मिनट भाई, देवानंद जी एक मिनट, अब ठीक है, राजेंद्र मेघवाल जी अब इंटरेस्टिंग भाई साहब, एक मिनट भाई, जो उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सलवाद नहीं होता है तो आप उसको लेकर देवानंद जी को टोक रहे हैं, तो लेकिन जब उन्होंने कहा कि भाई 70% आतंक खत्म हो गया है, तो आप कह रहे हैं झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। आपने अपने हिसाब से उठाया ना, आपने अपने हिसाब से पिक एंड चूज किया राजेंद्र जी, मैं देश का आपने पिक एंड चूज किया अपने हिसाब से। तुमने ठेका मैं हर बाला हो सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? कुछ पता नहीं, क्यों नहीं कर सकता? तुम झूठे हो। एक मिनट मैं क्यों नहीं कर सकता? एक मिनट भाई, एक मिनट राजेंद्र जी, एक मिनट कर्नल देवानंद जी, एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं क्यों नहीं कर सकता? कर्नल देवानंद जी एक मिनट, अरे सर एक मिनट, राजेंद्र जी भाई ऐसा मत कहिए, उनको कुछ नहीं पता, वो अपनी एक जिंदगी, अरे सर सुनिए ना एक बार भाई, वो अपनी पूरी जिंदगी सेना में देकर आए हैं, आप उन्हें नहीं सिखाइए कि उनको क्या पता है क्या नहीं पता। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। सुनिए, मैं यकीनन कह सकता हूं सुरक्षा के मामले में हम जितने यहाँ हैं उससे 1000 गुना ज्यादा जानकारी उनको होगी। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता है भाई, नहीं होता है। अब आप भी तो नहीं कर रहे हैं। एक मिनट कर्नल देवानंद जी, एक मिनट कर्नल देवानंद जी, माफी के साथ रुको भाई, रुकिए एक मिनट भाई, नक्सल वाला शब्द वापस लिवाइए। कौन होता तुम्हारी? एक मिनट भाई, कर्नल देवानंद जी एक मिनट, कुछ नहीं होगा। कर्नल देवानंद जी एक मिनट भाई, एक मिनट आदमी तो सर, एक मिनट भाई, एक मिनट राजेंद्र मेघवाल जी, पहले तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई दोनों से ही कि आप मर्यादा में, कौन है मुझे रोक तो फिर आप स्वीकार कीजिए। एक मिनट बिल्कुल कर्नल देवानंद जी, एक मिनट कर्नल देवानंद जी, राजेंद्र जी, तो फिर आप स्वीकार कीजिए कि अमित शाह ने जो कुछ कहा वो सब सही कहा, नहीं कहा सही, तो फिर अरे कमाल कर रहे हैं भैया आप अपने हिसाब से एक शब्द को चूज करेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। मैं दोनों को रोक रहा हूं, एकलव्य भाई, अगर सदन में कुछ कहा जाता है तो वो ऑन रिकॉर्ड होता है और वो फैक्चुअल होता है, वो सच हो, ये हमेशा सही नहीं होता है, वो सच चैलेंज कीजिए सर भाई, कीजिए सदन में चैलेंज, मैं कह रहा हूं ना, कहिए अपने नेताओं को चैलेंज करें। अरे सर कह रहा हूं कहिए अपने नेताओं को चैलेंज करें, गृह मंत्री के द्वारा, मैं कह रहा हूं कहिए अपने नेताओं को चैलेंज करें। एक मिनट सर, माफी के साथ रोक रहा हूं, एकलव्य, क्या वाकई में जिस तरीके से आतंकवाद को कंट्रोल करने के बाद, नक्सलवाद को कंट्रोल करने के बाद और इसके साथ पूर्वोत्तर राज्यों में शांति की बात जो उन्होंने की है, अमूमन यह होता है कि अगर अमित शाह कुछ कह रहे होते हैं तो उसके अपने आप में बहुत से मायने होते हैं। 370 का जिक्र उन्होंने पहले किया था, फिर पीओके का जिक्र किया जिसका एस जयशंकर ने अभी जिक्र किया। क्या वाकई में मानकर चलें कि देश नक्सल मुक्त देश की तरफ बढ़ेगा अगले 1 साल में? देखिए विजेंद्र जी, आज जो
कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने जब ये डिबेट का शो शुरू हुआ तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी संवाद हो तो वो तथ्यों के आधार पे होना चाहिए। उन्होंने कुछ तथ्य दिए, मैं भी आपको कुछ तथ्य देता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि जब सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर अटैक हुआ और 40 लोग शहीद हो गए और उस समय मोदी जी जिम कॉर्बेट में फोटोग्राफी कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि उसके जवाब में एयर स्ट्राइक्स करके जो जवाब भारतीय सेना ने दिया, भारतीय वायुसेना ने, वो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब 26/11 की घटना हुई थी ना इस देश में, तो पूर्व वायुसेना अध्यक्ष का बयान है कि हम तैयार थे और हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बोला कि साहब हम तैयार हैं, हम अंदर घुस के पाकिस्तान को मारेंगे, और मनमोहन सिंह ने बोला कि नहीं अभी ये नहीं करना है। ये जो बीजेपी प्रवक्ता बन के बुलाए जाते हैं, अरे क्या बात हो गई है ये, अरे क्या बात हो गई है, राजनीतिक विश्लेषक की मर्यादा, सुरक्षा विशेषज्ञ भी देखिए प्रोग्राम नहीं, और क्या प्रोग्राम सर सुनिए भाई, प्रोग्राम भी बड़ा है और अब सबका कद भी बड़ा है, मर्यादाओं को कम से कम रखिए, अपनी भाषाओं को संयमित कीजिए। ये अगर सब अपनी भाषाओं को संयमित कीजिए, अपने आप को कैसे बचाएंगे? अगर ये मुझ पर व्यक्तिगत हमला करेंगे तो खुद को कैसे बचाएंगे बताइए? अरे उस 26/11 की रात को राहुल गांधी कौन से डिस्को में पार्टी कर रहे थे और शराब पी रहे थे, सबको पता नहीं है क्या? पेपर में चल रहा था, बताइए। मोदी जी की फोटो की बात करते हैं प्रधानमंत्री, और उसके बाद में वोट मांगे पुलवामा के शहीदों रात को विजेंद्र जी, कल रात को इनके एक सर्वोच्च नेता पाकिस्तान की एम्बेसी में इफ्तार की पार्टी अटेंड कर रहे थे। मनीष शंकर अय्यर कल रात को पाकिस्तान की एम्बेसी में इफ्तार की पार्टी में बोल रहे थे, बोले कि ये झूठ है। दोस्त को एक मिनट, क्या ये सच है राजेंद्र जी? भाई पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर बिरयानी खा रहे हैं, क्लेम क्या है? हाँ, प्रधानमंत्री गए कल रात को, बुलाया क्या? मनीष शंकर अय्यर कहाँ थे कल रात को? अरे मनीष शंकर अय्यर तो आपके पिट्ठू हो गए अब। ये अच्छा है ना, ये अच्छा है। एक मिनट, उनको निकाला क्या कांग्रेस से? निकल जाएंगे, समय आते निकल जाएंगे, क्या तो दिया निकल जाएंगे। भाई ये बड़ा बयान है। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष शंकर अय्यर वो बीजेपी के पिट्ठू हो गए। विजेंद्र जी, आप तो मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पे बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं है? आप इन दोनों से बीजेपी के प्रवक्ता की कमी क्यों पूरी करवा रहे हो? आपकी क्या मजबूरी है? राजेंद्र जी एक मिनट, मैं बस वापस सुनना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मनीष शंकर अय्यर बीजेपी के पिट्ठू हो गए आपकी नजर में, और आप राजनीतिक विश्लेषक और सुरक्षा विशेषज्ञ को बुला के बीजेपी प्रवक्ताओं की कमी पूर्ति कर रहे हो, ये क्या मजबूरी है? वीरेंद्र जी एक बात कहना चाहूंगा, अगर वो इजाजत दे तो मेरे को। दोनों चीजें हैं। नहीं मेरे मुझे बताइए क्या ये फैक्ट गलत है? कौन सा? क्लब ने दिया कि भाई 26/11 के बाद राहुल गांधी कहीं पार्टी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, गलत फैक्ट है। ओके, प्रधानमंत्री 14 फरवरी 2019 को जिम कॉर्बेट बताइए ना, क्या ये सच है? जब हमारे पुलवामा के क्या ये सच है? आतंकी क्या कल रात को राजेंद्र जी, आप बताइए, क्या कल रात को राजेंद्र जी आपके वरिष्ठ नेता मनीष शंकर अय्यर पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर बिरयानी खा रहे थे? ये इनका जो क्लेम है मैं मान रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे, लेकिन ये बताइए ना कि 26/11 को राहुल गांधी डिस्को में दारू पी रहे थे, व्यापार दिलाने गए थे या नहीं गए थे? विजेंद्र जी बताइए ना भाई। विजेंद्र जी हमें मौका दे दो, एक बात, ये दोनों नाराज हो रहे हैं। पहले तो मैं मेरे साथी से कहना चाहूंगा कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि मुझे क्या बोले, मैं क्या काम करूं। मैं देश का नागरिक हूं और हर ड्यूटी निभा सकता हूं। आपको अगर मेरे से लड़ाई करनी है तो मैं माफी नहीं देवानंद जी, आप नागरिक नहीं है। अरे बात तो सुनो भाई, एक मिनट भाई, और आपसे ज्यादा राजेंद्र जी भाई सबको बोलने तो देंगे ना। आपको कुछ आपके काम में दखल नहीं दी, मेरे बोलने तो दीजिए। काटने की कोशिश की बिना तथ्यों से, बिना जवाब दिया। राजेंद्र जी गलत बात है, राजेंद्र जी गलत बात है, राजेंद्र जी गलत बात है भाई, राजेंद्र जी गलत बात है भाई। नहीं राजेंद्र जी भाई, उन्होंने आपके बोलने के दौरान एक बार भी नहीं टोका, चिल्लाने सच है, नहीं टोका उन्होंने। आप बोलने दीजिए, आपको जो कहना है फिर बोलिएगा। बोलिए देवानंद, आपका नंबर आएगा। तो ऐसा नहीं करें कि इल्जाम लगाएं किसी पे। पर मैं एक क्लैरिटी करना चाहूंगा, थोड़े ज्यादा दिनों से मैं डिबेट पे आता रहता हूं।
पिछले कुछ 1-2 वर्ष की बात है, मुझे याद है कि कांग्रेस के कोई भी व्यक्ति यहां नहीं आते थे, पर बीजेपी वालों ने कभी भी इल्जाम या कुछ उनको छोड़ दीजिए ना सर, कोई बात नहीं, बताइए, किया। बताइए। आपको भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, उग्रवाद पे आते हैं। देखिए, जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है और जहां नक्सलवाद की बात आ रही थी कि 1 साल के अंदर क्या खत्म हो पाएगा, मैं ये मानता हूं जैसे हालात दिख रहे हैं हम जल्दी इसको समाप्त कर पाएंगे। और जहां मणिपुर की हम बार बार बातें करते हैं, मैं देश को बता दूं कि मणिपुर आज का किस्सा नहीं है, ये बहुत पुरानी एक वहां की प्रथा और लड़ाई झगड़े के बीच का तंत्र है। कारगिल वॉर हीरो की पत्नी को निवस्त्र करके उसका यौन उत्पीड़न नहीं किया गया था, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर आपके पास तथ्य है तो बोलिए। मैं यहाँ आपका जवाब देने नहीं खड़ा हूँ। सेना का इतना सम्मान करते हैं, सुनो तो कारगिल वॉर हीरो की अरे भाई सुनो, बदसलूकी ओके मैं आपसे ना, आप तथ्य बताइए। आप मेरे से मेरा जवाब ले रहे कि विचार, आप होते कौन है मेरा जवाब लेने वाले? मैं विचार व्यक्त कर रहा हूं भैया। नहीं आप मेरे विचार, अरे मेरे विचार व्यक्त करने, नहीं बहुत बड़ा परिचय। देखिए, आप मेरे विचार व्यक्त करने दो प्लीज, ऐसे दादागिरी नहीं करें। बोलिए। अरे तो आपसे सवाल पूछने के लिए इनका अधिकार है। ओके, मैं बताता हूं बयान दिखा दीजिए। मुझे याद है, तमाम बयान दिए विजेंद्र जी, मुझे याद है नक्सलवाद की बात छेड़ता हूं। एक बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ मणिपुर से नक्सलवाद, और उस बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद बताया गया था कि इनके एक नेता रोए थे रात भर की देखो बाटला हाउस एनकाउंटर में किसकी मौत हो गई। बस यही समस्या है। सुनिए, यही बात इनको राजनीतिक व्यक्ति बनाती है। चलिए, शुक्रिया, जी शुक्रिया, राजेंद्र जी शुक्रिया, तीनों का शुक्रिया, तीनों का शुक्रिया सर, तीनों का शुक्रिया। तीनों से मैं उम्मीद करता हूं कि तीनों का काडर बहुत बड़ा है, तीनों अपने अपने अंदाज में काफी सम्मान रखते हैं, तो सम्माननीय भाषा का इस्तेमाल तीनों करें। शुक्रिया इस प्रोग्राम में। नमस्कार।